राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुख करते हैं आज की अहम खबरों का। देश भर में कोरोना संक्रमण की स्थिति बेहद ही भयावह होती जा रही है। ऑक्सीजन की किल्लत लगातार बनी हुई है। इस बीच दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार 26 लोगों की मौत हो गई। घटना के पीछे की संभावित वजह ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है। हालांकि अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर डीएस राणा ने इस बात को नकार दिया है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि आईसीयू में पहले ही ऑक्सीजन का दबाव कम हो गया था। इस दौरान हम लोगों ने मैनुअल तरह से ऑक्सीजन दी थी। वहीं सर गंगाराम अस्पताल के चिकित्सा निदेशक ने कहा कि ऑक्सीजन का भंडार अगले 2 घंटे और चलेगा। वेंटिलेटर प्रभावी रूप से काम नहीं कर रही हैं। गंभीर रूप से बीमार अन्य 60 मरीज खतरे में हैं। गंभीर संकट की आशंका है। अस्पताल के आईसीयू और आपात चिकित्सा विभाग में गैर मशीनी तरीके से वेंटिलेशन बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सर गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन का पर्याप्त भंडार है और एक ऑक्सीजन का टैंकर अस्पताल पहुंचा है जो भंडार क्षमता को पूरा करेगा। वहीं अस्पताल के एक अधिकारी ने बताया कि ऑक्सीजन का टैंकर सुबह करीब 9:20 पर अस्पताल में पहुंच गया। ये खेप करीब 5 घंटे और चलने वाली रही, जो कि ऑक्सीजन की खपत पर भी कई हद तक निर्भर करती है। इस वक्त हमारे पास 515 पेशेंट हैं और हमारे इस वक्त आईसीयू की जो बेड स्ट्रेंथ है वो 128 है। तो उसमें तो बिल्कुल वेरी सीरियस पेशेंट एडमिटेड है। तो इसकी वजह से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो है इसी हॉस्पिटल की 4 टाइम ज़्यादा हो गई है। जबकि हम 2,500 to 3,000 से जो गुजारा कर लेते थे और दूसरे तीसरे दिन बढ़ाने पड़ती ही हमारी कैपेसिटी काफ़ी है। हमारे पास 22,000 क्यूबिक मीटर तक ऑक्सीजन हम भर सकते हैं टैंक्स में। उसकी वजह से क्या होता है कि 3-4 दिन तक जरूरत नहीं पड़ती है। हमारा रेगुलर सप्लायर है आइनॉक्स, और आइनॉक्स ने पिछली बारी जब फर्स्ट वेव थी तो 5,000 लीटर तक वो ऑक्सीजन हमें देता रहा। इस बार उसने कहा सर मैं 5,000 से ऊपर नहीं दे पाएंगे मैं आपको, तो आप कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करिए। जो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट में जो बड़ी बिग कंपनी है इंडियन ऑक्सीजन लिमिटेड पानीपत से, उनको हमने अप्रोच किया तो उन्होंने कहा भाई आप सरकार से हमें एनओसी दिलाओ। पर उतनी देर में फिर वहाँ से मिल रही थी, हमने ये रेज किया था इशू प्रेस में भी और सब जगह। पर अब सरकार की नोडल एजेंसी बन गई है और वो थोड़ी 3-4 दिनों से रेगुलर सप्लाई लो लेवल इंश्योर कर रहे थे, जिससे हमें डर बना रहता है हर 4 घंटे बाद 6 घंटे बाद खत्म होने वाली होती है। पर मैं कह सकता हूँ कि सरकार ने उस सप्लाई बनाई रखी, कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ देते रहे, जिससे हॉस्पिटल चलता रहा। इसमें एक गलत खबर छपी है, थोड़ी सी गलत तरीके से इंटरप्रेट की जा रही है। वो थी कि ये पेशेंट जितने मर गए बिना ऑक्सीजन से मर गए, ये गलत है बिल्कुल। ये बिल्कुल सरासर गलत है, ऐसा नहीं हुआ है। ऑक्सीजन सप्लाई हमने सबको ऑक्सीजन दी है। जहां हमारा प्रेशर कभी आज नहीं कम हो, 3 दिन पहले हमारा ऑक्सीजन प्रेशर कम हो गया था आईसीयू बेड में, तब हमने उनको मैनुअली दी थी ऑक्सीजन। हमने किसी को उसकी वजह से नहीं मरने दिया था कि ऑक्सीजन नहीं मिली आ रही है या लो प्रेशर से आ रही है, तो ये गलत है। बाकी अभी आज हमें आइनॉक्स ने इंश्योर किया था मॉर्निंग है, यदि स्टेट गवर्नमेंट उनको वो देती है एनओसी तो 9,000 to 10,000 क्यूबिक मीटर डेली सप्लाई कर सकती है। और आई एम वेरी ग्लैड एंड आई एम ग्रेटफुल टू मिस्टर उदित प्रकाश राय who is looking after this affair. He has signed this letter and this letter we got only 15 minutes back now. उधर सोशल मीडिया पर दमोह लोकसभा क्षेत्र के सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में केंद्रीय मंत्री पटेल से एक युवक ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कराने की बात कह रहा है। इस पर मंत्री ने युवक से कहा, पहले भाषा ठीक रखो, ऐसा बोलोगे तो 2 थप्पड़ खाओगे। वायरल वीडियो दमोह जिला अस्पताल के निरीक्षण के दौरान का बताया जा रहा है। बुधवार को केंद्रीय मंत्री दमोह में अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। वीडियो फुटेज के अनुसार केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल दमोह में जिला अस्पताल का निरीक्षण कर रहे थे। तभी एक युवक उनके पास पहुंचा और बोला, मां बीमार है, उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है। 1 घंटे हो चुके हैं लेकिन मिला नहीं। युवक की बात सुनकर मंत्री पटेल ने कहा, पहले भाषा ठीक करो, ऐसा बोलोगे तो 2 थप्पड़ खाओगे। मंत्री की बात सुनकर जवाब में युवक ने कहा, हाँ हम 2 खाएंगे, हमारी माता जी भी तो खाने के लिए ही पड़ी हैं, बताओ हम क्या करें। 36 घंटे से परेशान हो रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर मिला तो वह बस 5 मिनट ही चला, यदि नहीं दे सकते हैं तो वे मना कर दे। मंत्री का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोग वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया देकर मंत्री के व्यवहार की निंदा कर रहे हैं।
और रात के बोल दिया 36 घंटा हो चुके हैं, एक मिनट अगर बोला सिलेंडर मिलेगा, लेकिन सिलेंडर नहीं मिला। हम बोलेंगे ऐसा ही, ऐसा बोलेगा तो दो खाएगा। हम खाएंगे भी, हमारी माता राम तो वैसे ही खाने को पड़ी है। बताओ क्या ऐसा तो सीख रखो, नहीं कोई मना कर रहा है तुमको? मना किया है सर, 5 मिनट चला सर, 5 मिनट चला सर सिलेंडर। बोलो 36 घंटे से परेशान है, 5 मिनट सिलेंडर चला, या तो फिर मना कर देगा। बोलेगा तो दो खाएगा। हम खाएंगे भी, हमारी माता राम तो वैसे ही खाने को पड़ी है। बताओ क्या ऐसा तो सीख रखो, नहीं कोई मना कर रहा है तुमको? मना किया है सर, 5 मिनट चला सर, 5 मिनट चला सर सिलेंडर। बोलो 36 घंटे से परेशान है, 5 मिनट सिलेंडर चला, या तो फिर मना कर देगा। बाकी जगह पर ये लोग गुमराह कर रहे थे, कौन कर रहा है? स्टाफ, पूरा स्टाफ गुमराह कर रहा था। भाई फालतू बात, स्टाफ डॉक्टर नहीं जो पुरंदर है, तुम लगाओगे कि वो लगाएगा बेचारा? इतना क्यों गलत हो रहा है भाई? सर तो पूछ का नहीं रही आज जो उनके पास उपलब्धता है उसमें जो बेहतर हो सकता है वो कर रहे हैं। हमको लगता है कि हमारा मरीज सीरियस है, बाकी तो सीरियस ही है भाई। सब सीरियस है। भाषा इतनी खराब क्यों बोल रहे हैं? सर इनको 24 घंटे हो गए, होश में नहीं आई, ऑक्सीजन भी नहीं मिला, 5 मिनट मिलता है सुनने के। कौन सी बात की बात है? ये महिला वार्ड एक्सेप्ट नंबर बच्चा वार्ड। तो आपने उनका बयान सुना, जिसमें वो साफ तौर पर एक परेशान व्यक्ति को कह रहे हैं कि अपनी भाषा संयमित रखो वरना दो खाओगे। तो हमारे मंत्री साहब को ऐसे समय में भी भाषा की पड़ी है। लोग परेशान हैं, लोगों की जान जा रही है, लोगों के परिजन मौत के मुंह में समा रहे हैं और हमारे केंद्रीय मंत्री को भाषा की पड़ी है। वो एक परेशान व्यक्ति को आश्वासन देने की बजाय थप्पड़ देने की बात कर रहे हैं। खैर, अभी प्रहलाद सिंह पटेल का ये वीडियो इस समय जमकर वायरल हो रहा है और उन्होंने खुद ने भी अपने इस वायरल वीडियो पर सफाई पेश की है। उनका ये वायरल वीडियो इस समय सुर्खियों में है। मध्य प्रदेश के दमोह का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। और इन मसलों पर चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले खबरनामा में बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक। वैक्सीन के बारे में जो अब तक के परिणाम आए हैं कि पूरी तरह सुरक्षित है, हमें इस पे विश्वास करके इस वैक्सीन को उस हर व्यक्ति को जिसका नंबर आता है वह इसको लें, तो यह एक सुरक्षा कवच प्रदान करेगा हर एक नागरिक को कोरोना महामारी से बचाव के लिए। दूसरा, मेरी अपील है प्रदेशवासियों से कि वैक्सीन लेने के बाद भी हमें बचाव के सभी उपाय और सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, जिसमें मास्क की अनिवार्यता और 2 गज की दूरी की अनिवार्यता आवश्यक है। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबरनामा, खबर से असर तक।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। खबरनामा में आज हमने 2 मसले उठाए हैं। सबसे बड़ा मसला तो यही है कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का वीडियो एक वायरल हो रहा है, जिसमें दमोह जिला चिकित्सालय का जब वे निरीक्षण करने गए तो वहां एक शख्स ने उनसे ऑक्सीजन की मांग की, जिसके साथ वे बदतमीजी करते हुए नजर आए। और दूसरा मसला हम सर गंगाराम अस्पताल का उठा रहे हैं, जहां पर ऑक्सीजन की कमी के चलते लगातार मरीजों की जान जाने का सिलसिला जारी है। हालांकि दिल्ली का ये कोई पहला अस्पताल नहीं है। ज्यादातर दिल्ली के अस्पतालों में इस समय ऑक्सीजन की कमी है और कोशिश यही की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। इन्हीं दोनों मसलों पर चर्चा करने के लिए इस समय 2 मेहमान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। केवल ढींगरा जी, जो कि कांग्रेस से ताल्लुकात रखते हैं, इनके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय आहूजा जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूं ANB न्यूज पर। शुरुआत संजय जी आपके साथ ही करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं प्रहलाद सिंह पटेल का मसला उठाना चाहूंगी आपके सामने। एक शख्स उनसे ऑक्सीजन की मांग कर रहा है। वो कह रहा है कि हमारी माता जी काफी 36 घंटे से ऑक्सीजन के इंतजार में है और ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। तो क्या बुरा लग गया प्रहलाद सिंह पटेल को, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि 2 खाओगे, पहले अपनी भाषा संयमित रखो? देखिए, निश्चित तौर पर सभ्य भाषा तो ही संयम रखना चाहिए। जैसा कि आपने ध्यान दिया तो उन्होंने कहा कि पहले सभ्य भाषा का प्रयोग करें, पहले संयम से बात करें। तो इससे वाली ये अधूरी जो वीडियो आपने दिखाई है, इससे पहले वो कितनी अभद्र भाषा से जो कोरोना वॉरियर्स है उनसे बात कर रहा है। मैं मानता हूँ कि इस समय उनकी माताजी बीमार है और वो अपना आपा खो चुके हैं, लेकिन मैंने कल भी आपके माध्यम से ये बात कही थी कि हमें पैनिक नहीं होना है। इस स्थिति को हमें बड़े संयम से इससे निपटना है। हमें चाहे अब बात करें हम कांग्रेस की, विपक्ष की या हम आपके मीडिया की, तो कल भी यही बात हुई थी कि मीडिया भी एक हमारा इसका चौथा स्तंभ है, इसकी भी पूरी इतनी जिम्मेवारी बनती है। मैं भी आपसे ये कहना चाहूंगा, मैंने इसकी निंदा की है और इसलिए आप वीडियो चलवा दें या सोशल मीडिया में ये चल जाए, देखो जी भाजपा का प्रवक्ता भी इसकी निंदा कर रहा है, लेकिन मैंने ये कहा कि दोनों ही सभ्य भाषा का प्रयोग करें, चाहे वो मंत्री लेकिन मंत्री जी ने सबसे पहले यही कहा कि संयम से बात करें, अपनी भाषा का प्रयोग ठीक करें। आप कोरोना वायरस से बात कर रहे हैं, अगर डॉक्टर को ही हम पैनिक कर देंगे तो कैसे इलाज करेंगे? ठीक है संजय आहूजा जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमने वीडियो अधूरा नहीं दिखाया है, वीडियो पूरा है, लेकिन हमने बीप कर दिया है। सर एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए ना मुझे। मैं ये कह रही हूँ कि हमने बीप कर दिया, जहां पर वो शख्स गालियां दे रहा था वो जगह हम बीप कर चुके हैं, तो वो शायद आपको सुनाई नहीं दी होगी। इसमें किसी की फॉल्ट नहीं है यहाँ पर मेरा सवाल यहाँ पर ये था कि किसी को सामने दिखाई दे रहा है कि उसकी मां मरने वाली है, उस समय आप क्या उससे ये उम्मीद कर सकते हैं कि आप उसे जी लगाकर बोलेंगे? जरा अपने ऊपर लेकर देख लीजिए सर, जब हमें पता है कि हमारा करीबी कोई जाने वाला है और हमें बस एक आस नजर आ रही है, तो हम आप करके बात करने लग जाएंगे, गुस्सा आएगा। 36 घंटे से ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। पल्लवी जी, इसकी पूरी की पूरी मुझे दुख भी है और मैं इस चीज को समझता हूँ। मैं अपने ऊपर लेकर ही बात कर रहा हूँ। आपका मैं भी इंसान हूँ, इंसान की अगर मजबूरी नहीं समझेगा तो गलत बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उनको कोई दिक्कत भी है, उससे आपा हम खो लेते हैं, तो फिर भी हम अपनी जुबान पे कंट्रोल रखें। हम अगर गालियां ऐसी गालियां अगर हम उस पर दिखाएंगे, आपको भीख देनी पड़ी वहां पे, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं अपने ऊपर लेके बात कर रहा हूँ। गुस्सा आएगा, स्वाभाविक है। अगर मेरे पे ऐसे गुजरेगी तो मेरे को भी गुस्सा आएगा, लेकिन मैं भाषा का नियंत्रण तो रखूंगा, आगे नहीं रखूंगा। अगर हम गुस्से में कोई ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं कि जो दूसरे को हर्ट करे, तो वो अच्छी बात नहीं है। चलिए ठीक है, इस पूरे मसले पर मैं केवल ढींगरा जी आपसे भी प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन उससे पहले बस एक और छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है,
वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद खबरनामा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे दोनों मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, मेहमानों का ही रुख कर लेते हैं। केवल ढींगरा जी आपके पास आना चाहूंगी सर। ब्रेक पर जाने से पहले आपने तमाम सवाल जवाब संजय आहूजा जी के साथ मेरे सुने होंगे, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो कुछ भी प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा या वहां पर जो भी परिस्थितियां बनी, वो शख्स परेशान था, वो गालियां दे रहा था और उसके बाद जैसा भी उसे समझाया गया केंद्रीय मंत्री के द्वारा, इस पर आपका क्या रुख है? आपको क्या लगता है जो कुछ हुआ वो सही था? देखिए, स्वाभाविक तौर पे अगर कोई मरीज होगा जिसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही और हॉस्पिटल के अंदर अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही तो उसका स्वाभाविक है उसका किसी भी तरह से गुस्से में आना। लेकिन मंत्री जी को भी ये बात समझनी चाहिए कि प्रहलाद पटेल जी को ये बात समझनी चाहिए कि अगर कोई आदमी गुस्से में है तो उसका गुस्सा समझने की बात थी, क्योंकि खुद विजिट करने गए थे एमपी साहब वहां पे, प्रहलाद पटेल जी जब वो खुद विजिट करने गए थे तो वो ये वहां का हाल देखने गए थे। तो हाल का अगर वहां पे जो हाल देखा उन्होंने, अगर इसी एवज में मैं कहना चाहूंगा, अगर पिछले साल से कोरोना की खबर मोदी जी और अमित शाह जी ने ली होती तो शायद थप्पड़ मारने की नौबत नहीं आती। अभी भी जो सही इंतजाम अगर सरकार कर ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी भी ना तो ऑक्सीजन की व्यवस्था है, ना ही बेडों की व्यवस्था है, ना आईसीयू की व्यवस्था है। लोग सड़कों के ऊपर पड़े हैं, जो जिनको कोरोना हो चुका है उनका दम घुट रहा है, सड़कों के ऊपर लोग मर रहे हैं। लेकिन मोदी जी और जो ये रैलियों में असल में बात ये है कि ये जो इसके पीछे भाजपा की सरकार, मोदी, अमित शाह, ये सभी लोग जिम्मेवार हैं। ये कोरोना पहले दिन नहीं आया, इसको 1 साल हो गया। 1 साल से इन्होंने कौन से कदम उठाए ये बताना चाहिए। कितने हॉस्पिटल बनाए नए, कितनी ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई, कितनी मेडिसिन उपलब्ध करवाई। हाँ, ये जरूर किया इन्होंने कि जो रेमडेसिविर है ये बाहर फॉरेन कंट्री में चली गई। ये जो हमारे कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इंजेक्शन है ये बाहर सप्लाई कर दिए गए फॉरेन कंट्री में। ये क्यों किए गए, जबकि इनको ये पता था कि हमारे यहाँ 135 करोड़ की जनसंख्या है और उनको अभी तक कोरोना की कोई दवाई अभी वैक्सीन नहीं लगी है। तो आप लोगों ने इस तरह से अव्यवस्था क्यों फैलाई? और आज भी आप रैलियों के अंदर व्यवस्था है, आपको कोई चिंता नहीं है हरियाणा देश के लोगों की। इसी वजह से सारा अव्यवस्था फैल रही है और पल्लवी जी इनका अभी भी ध्यान नहीं है। आज मैं सुन रहा था कि सेना अब इस बीच में आ रही है। अब तो फौज इसलिए बुलानी पड़ रही है क्योंकि आपके कंट्रोल में कोई चीज नहीं है और आप लोगों ने ना कोई हॉस्पिटल बनाया, ना एम्स बनाया पिछले 7 सालों में, ना कोई पीजीआई बनाया, ना कोई ऐसे विस्तार किए कि जिससे हमारी जो लोगों की कंडीशन है वो ठीक हो सके। ये तो ऐसा सिस्टम तो किया ही नहीं। हर टाइम हम एक ही अगर हिंदू मुस्लिम राम मंदिर और इसी तरह की भाषा का या मंदिर में प्रवेश की भाषा का प्रयोग करते रहेंगे तो आज उसी के हालात ये है कि 7 साल में अब हम ऐसी हालात पे पहुंच चुके हैं कि जिससे लोग सड़कों पे पड़े हुए दम घुट के मर रहे हैं और उनको दवाई नहीं मिल पा रही, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही।
यही हाल इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि इनकी दोनों मोदी जी और अमित शाह जी की बद इंतजामी का जो शिकार है वो हमारे देश के लोग हो रहे हैं। ठीक है, संजय आहूजा जी, आवाज मिल रही है सर आपको? संजय आहूजा जी, मेरी आवाज मिल पा रही है सर आपको? जी बिल्कुल आ रही है। देखिए, वो तमाम बातें कह गए केवल ढींगरा जी, मुझे नहीं पता आप उनकी बात सुन पाए या नहीं, लेकिन वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि देश में आज जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ आपकी नाकामियां हैं और आपने कुछ किया नहीं। 1 साल का वक्त था हमारे पास दूसरी लहर के बीच, लेकिन तब आप कुछ कर नहीं पाए और अब आपको थप्पड़ मारने की नौबत आनी पड़ रही है। देखिए फिर वही बात, मैंने पहले बोला एक तो सभ्य भाषा का प्रयोग सबको करना चाहिए कि आप सामने वाले को इतना प्रवोक मत कर दें कि वो ऐसी भाषा का प्रयोग करे, चाहे वो कोई भी हो। और दूसरी बात, जिम्मेदारी नाकामियां, मैंने कल भी आपके माध्यम से ये कहा था, सरकार जिसकी भी होती है उसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी होती है इसकी। कोई भी अगर कोई घटनाक्रम होता है तो उसकी पूरी जिम्मेवारी सरकार की होती है। और मैं अपनी जिम्मेवारी से पूरे कह रहा हूँ कि हमने इसको जिम्मेवारी से निपटा है और निपटते रहेंगे। इस चीज के लिए इसको जल्द से जल्द हिंदुस्तान से खत्म करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात, जो चीजें कमी है, जो हिंदुस्तान में जैसी व्यवस्था है, हमने उससे बेहतर जाकर काम किया। ढींगरा जी ने कहा कि पड़ोसी देश को सबसे पहले दी, तब हमारी स्थिति थी कि हम दूसरे पड़ोसी देश को हेल्प कर सकते हैं, तो वैक्सीन दे सकते हैं। जब हमारी स्थिति यहाँ पे ऐसी हुई कि हमें यहाँ ज्यादा जरूरत पड़ी तो हमने वहाँ की एक्सपोर्ट बंद कर दी। तो इसमें पड़ोसी की हेल्प करना, या हमें कल को किसी चीज की जरूरत पड़े तो हम ये कहें कि आपने वहां से किया। मतलब मैंने कल भी आपके माध्यम से ये कहा था, वो डॉली जी थी वो तो फोन काट कर ही भागे, कांग्रेस की एमपी का चुनाव लड़ी है गाजियाबाद से। सबकी जिम्मेवारी बनती है, सिर्फ सरकार की नहीं है, विपक्ष की नहीं है, हर एक देशवासी की जिम्मेवारी बनती है इस चीज को निपटने के लिए। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने 5 सुझाव दिए थे, उसके ऊपर हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने ये जवाब दिया था। उसकी चिट्ठी का उन्होंने ये बड़े आग्रहपूर्वक उनको स्वीकार किया और ये कहा था कि कांग्रेस में अगर आप जैसे नेता हो तो कांग्रेस का बेड़ा पार हो जाए। तो सुझाव के रूप में बात करें, कैसे इससे निपटा जा सकता है, कैसे इसको दूर किया जा सकता है। पंजाब में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, ये कांग्रेस शासित प्रदेश है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर है वो। तो मैं ये कहूँगा कि वहाँ पर देखिए, अभी जो भी परेशानियां हो रही हैं वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि कमी नहीं है, कहीं लेट पहुंच रहा है, कुछ है। तो आज एयरलिफ्ट हो रही है, आर्मी भी इसमें लगा दी गई है। देखिए स्थिति, अच्छा, ये अभी जो आपने कहा कि एयरलिफ्ट हो रही है और अब आर्मी भी लगा दी गई है, उसके लिए केवल ढींगरा जी कह रहे थे कि अब इसलिए आपको सेना की मदद लेनी पड़ रही है क्योंकि आपके हाथ में कुछ रहा नहीं और आपसे परिस्थितियां संभल नहीं रही। अच्छा, सेना किसकी है? अब बाहर की सेना को लगाया है, हिंदुस्तान की सेना को लगाया है, वो हिंदुस्तान के जनता के लिए है। हिंदुस्तान की जो रक्षा करती सेना करती है। खा रहे हैं तो समझ की बात चाहिए, मुझे माफ करना, मुझे ऐसी भाषा का प्रयोग करना पड़ रहा है। अगर ये सेना पे अगर प्रश्न बात है, हम हिंदुस्तानियों को शर्म नहीं सर, संजय जी वो सेना पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, वो सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। फिर से बातों को लपेटिए मत सर, सेना पर सवाल उठाना और सरकार पर सवाल उठाना अंतर है दोनों में। मैं बताता हूँ पड़ रही है, आप नाकाम हो रहे हैं। ये ऐसी कौन सी बात हुई? सेना किसकी है? हिंदुस्तान की। तो हिंदुस्तान की जनता के लिए उसको लगाया गया। अगर हम सरकार विफलता हुई, वो हर वो प्रयोग करना चाहती है, एक भी हिंदुस्तान कोरोना वॉरियर, चाहे वो सेना हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे कोई वॉलंटियर हो, चाहे कुछ हो, तो सेना को अगर लगा लिया तो इसमें सरकार की नाकामयाबी हुई। मैंने बोला जिम्मेवारी है, नाकामयाबी नहीं है, नाकामी नहीं है। अगर ये कांग्रेस मिलकर साथ चले, और प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं आइए हमें सुझाव दीजिए, हमें इसको कैसे और बेहतर बनाना चाहिए।
प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारे पास आइए, हमें बताइए कैसे इसको सुनिश्चित किया जा सके कि एक भी जान ना जाए, चाहे वो कोई भी हो, हिंदुस्तानी हो, प्रदेशवासी हो, देशवासी हो। देश में 12 जितने प्रदेश हैं, चाहे वो कांग्रेस शासित है या भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश है, लेकिन जान माल की सुरक्षा तो इस देशवासी की होगी ना। तो इसमें सबको मिलकर काम करना चाहिए। हम तो अपनी जिम्मेवारी मान रहे हैं कि जब सरकार, जिसकी सरकार होती है उसकी पूरी जिम्मेवारी होती है, और उस जिम्मेवारी को निभाते हुए उन्होंने सेना को इसमें लगाया है कि किसी की जान माल की नुकसान, तो इसमें क्या करें? बताइए केवल ढींगरा जी। देखिए, मैंने सेना पर सवाल नहीं उठाया, उन्होंने गलत समझा। मैंने सेना के इंटरवीन करने की बात की है, और सेना इंटरवीन इसलिए कर रही है क्योंकि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, इसलिए। और दूसरी बात मैं और कहना चाह रहा हूं, इन्होंने कहा कि 5 सवाल उठाए थे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसका स्वागत 2 लोगों ने बड़े अच्छे से किया था। एक तो लॉ मिनिस्टर थे प्रसाद साहब, और दूसरे हर्षवर्धन जी। दोनों ने पूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर किस तरह से टिप्पणियां की थी कि ये अपना टाइम संभाले, हमने सब कुछ कर दिया है। फिर उसके बाद उसी पेज को, जिस लेटर को लिखा गया, उसी लेटर को, फटे हुए लेटर को इन दोनों लोगों ने फिर दोबारा जोड़ के पढ़ा, और उस लेटर को दोबारा से इंप्लीमेंट करने के लिए पढ़ा कि हम क्या गलतियां हैं हमारे से, उसके ऊपर हम सोचे। अगर इनको वही पहले उल्टी टिप्पणियां करके फिर उसी लेटर को अगर दोबारा से पढ़ना है और इस तरह से टिप्पणी करनी है, तो इनको चलिए केवल ढींगरा जी, बात तो ये है ना कि चलो उन्होंने स्वागत तो किया मनमोहन सिंह के सुझावों का, ये भी तो अहम बात है। आपका पूरा जवाब लेंगे सर, हम पूरा जवाब लेंगे, बस एक और छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असरता। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है, और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबरनामा, खबर से असरता। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देश में इस समय कोरोना के कारण हाहाकार मचा हुआ है। जगह जगह दवाइयों की, ऑक्सीजन की, बेड की किल्लत आ रही है। इस बीच 2 अहम मसले आज हमने उठाए हैं, जिसके बारे में मैं पहले ही आपको जानकारी दे चुकी हूं, और इन्हीं मसलों पर चर्चा करने के लिए दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताइए केवल ढींगरा जी, आप कह रहे थे कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की चिट्ठी पर बाद में अमल किया गया, इनका तो काम ही यही है, पहले उस बात को नकारते हैं फिर उसी राह पर चलते हैं। देखिए, बिल्कुल सही, यही बात है कि पहले जब सुझाव दिया जाता है तो उसका स्वागत करना चाहिए। अगर विपक्ष कोई बात करता है तो उसके ऊपर पहले टीका टिप्पणी शुरू करते हैं। अभी मैंने सेना की बात करी, टीका टिप्पणी शुरू कर दी। मैंने इनसे ये पूछा कि सेना को इंटरवीन करने की क्यों जरूरत पड़ रही है, क्योंकि सरकार जो है वो अपने आप में अपने सक्षम महसूस नहीं कर रही, इसीलिए सेना को बीच में इंटरवीन करने की जरूरत पड़ रही है। मैं इनसे 2 सवाल पूछता हूँ। मुझे ये बता दे संजय जी कि कितने एम्स इन्होंने पिछले 7 सालों में बनाए और कितने पीजीआई बनाए। एक तो मेरा बड़ा सवाल ये है, ये आप इनसे मेरे ख्याल से जवाब ले लेंगे। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि
इन्होंने दवाई निर्यात के ऊपर अब रोक क्यों लगाई, पहले क्यों नहीं लगाई? पहले दवाई को निर्यात क्यों किया? और उसके बाद अब आज जब इनको दिखता है कि दूसरा साल में कोरोना जो है इतनी बुरी तरह से फैल रहा है, दूसरा जो सवाल है केवल ढींगरा जी, ये जो दूसरा सवाल है आपका कि पहले दवा क्यों निर्यात की और अब क्यों रोक लगा दी, उसका वो पहले ही जवाब दे चुके हैं। वो अभी थोड़ी देर पहले जब अपने बारे में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि जब हमने निर्यात की तब हालात ठीक थे, अब हमने रोक लगा दी है क्योंकि अब हालात यहाँ पर खराब हो गए हैं। तो ये दूसरे सवाल का जवाब तो आपको मिल गया। पहले सवाल मैं इनसे ले लूंगी, तो पहले आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। पल्लवी जी, हालात देखिए पहले भी ठीक नहीं थे, हालात इस बार भी ठीक नहीं है। जो पिछली बार हालात थे तभी भी लास्ट जो हमारे दिसंबर और जनवरी फरवरी में जो हमारे डाटा थे उसमें 7-8 हजार लोग हर रोज संक्रमित हो रहे थे, और उसके बाद 2 ही महीने बाद मार्च के अंदर वो संक्रमण बढ़ना शुरू हो गया। तो ये रैलियों में मस्त हो गए, रैलियों में इनका दिमाग जो है सभी काम में लग गए और 1-1 लाख की रैली करने लग गए, कुंभ के बीच में इजाजत देने लग गए। इतने बड़े बड़े कुंभ पे 15-15 लाख एक दिन के जो लोग उसके अंदर आने लग गए। 1 करोड़ आदमियों को जो पोजीशन दी 5-10 दिनों के अंदर कुंभ में आने की, उस वजह से कोरोना बिगाड़ने में इन्हीं का रोल रहा। इनको सब मालूम था, तो ऐसे बदइंतजामी क्यों की गई? और दूसरी बात मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, कितने एम्स और कितने पीजीआई इन्होंने 7 साल के अंदर बनाए, इसके बारे में इनको जवाब देना चाहिए। ठीक है, दे दीजिए संजय आहूजा जी जवाब। कितने पीजीआई, कितने एम्स आपने बना दिए पिछले 7 सालों में? पल्लवी जी, आपके माध्यम से केवल ढींगरा जी हमारे सीनियर लीडर रहे हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रहे हैं। मैं एक बात इनको ये जानकारी दे दूं कि सेना कभी इंटरवेन नहीं करती है। सरकार से मदद ली गई है कि सप्लाई प्रॉपर तरीके से पहुंचा सके, तो क्या गलत है ढींगरा जी? ये क्या गलत है? अगर हमने ये सप्लाई के लिए सेना का उपयोग किया, जनता की जान माल की सुरक्षा को देखते हुए, तो क्या गलत किया? सेना ने कहा इंटरवेन किया, आप गलत उस पर जा रहे हैं। जनता, मैं फिर आपको बता रहा हूँ पल्लवी जी, एक हमारा नेशनल न्यूज चैनल है, आपके माध्यम से हम कोई भी बात करते हैं चैनल पर, हमें उसकी समझ होनी चाहिए कि हम जनता तक क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। हिंदुस्तान की सेना है, हिंदुस्तान की सेना जो है हिंदुस्तानियों की सेवा के लिए है, वो चाहे वो बॉर्डर पर हो चाहे यहाँ पर हो। तो आपको मैं ये बता दूं, सेना ने इंटरव्यू नहीं किया, सेना की मदद ली जा रही है कि लोगों की जान की सुरक्षा की जा सके, उनका ऑक्सीजन टाइम पर दी जा सके। अगर सड़क मार्ग से अगर दिक्कत आ रही है पहुंचाने में, तो सेना की मदद ली जा रही है कि उसको एयरलिफ्ट करके हम प्रॉपर टाइम पर आपको ऑक्सीजन दे पाए। पल्लवी जी, आप इनको जरा समझाएं कि सरकार अक्षम थी, इसीलिए सेना की मदद ली गई। सर, मांग भी की गई थी, हमने देखा केजरीवाल तो मांग कर रहे थे कि सेना की मदद लीजिए, आप ऑक्सीजन टैंक जो है एयरलिफ्ट करवाइए, और इसके अलावा उन्होंने तो ये तक कह दिया कि जो टैंकर बाय रोड जा रहे हैं उनपे सेना के जो आर्मी के जवान है वो होने चाहिए सुरक्षा के लिए। मांग तो की गई थी सर। पल्लवी जी, कोई मांग करे चाहे ना करे, जो सरकार को उचित कदम उठाने होंगे देशवासियों की सुरक्षा के लिए, जो कदम उठाने होंगे, मांग आए चाहे नहीं आए, वो कदम उठाए जाएंगे, चाहे वो सेना की मदद ली जाए चाहे देश की मदद ली जाए। ठीक है संजय जी, एक सवाल उन्होंने बड़ा पूछा है कि आप लगातार चिकित्सा सुविधाओं के बारे में बात करते हैं, तो आप उनको थोड़ा सा आंकड़ा दे दीजिए सर, पिछले 7 सालों में कितने एम्स, कितने पीजीआई आपके द्वारा खोले गए? पल्लवी जी, हमने मैक्सिमम, जो मैं अपने हरियाणा की बात करूं तो हमने कितने हॉस्पिटल बना दिए पूरे देश में, चिकित्सा के जितने भी। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरे पास अभी एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है क्योंकि मेरे पास अभी कोई इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन मैं आपको बता दूं, चिकित्सा की इतनी कोई कमी नहीं है हमारे हिंदुस्तान में। ये जो महामारी आई है, ये अचानक से पूरी दुनिया में आई है, अकेले हिंदुस्तान में नहीं आई है। और इसकी जो ये अभी महामारी बढ़ रही है, ये बार बार ये कहा जा रहा है कि इसका आप मास्क का प्रयोग करें, दूरी का प्रयोग करें। देखिए, हम जनता में, मैं वही बता रहा हूं कि हम पैनिक क्रिएट मत करें किसी भी तरह का। हमें सिर्फ उनको यही एक आग्रह करना चाहिए कि
कि आप मास्क का प्रयोग करें और दूरी वो बनाए रखें। आग्रह सब क्योंकि कर रहे हैं, सिर्फ ये आप भी भली भांति जानते हैं संजय जी, आप इतने बड़े लीडर हैं सर, आपके बारे में कौन नहीं जानता, उसके बाद भी आप ये बात कर रहे हैं। आपको भी पता है कि अब आम इंसान के मन में इतना डर बैठा हुआ है कि वो पहले से ही सारी प्रिकॉशन ले रहा है। सवाल ये है कि दूसरी लहर के लिए टाइम बहुत था संजय जी, दूसरी लहर के लिए टाइम बहुत था, हम उस टाइम प्रिपेयर नहीं हो पाए। और मैं आपकी इस बात के लिए तो इतना दाद देती हूँ सर कि आप अपनी कमियां स्वीकार कर लेते हैं, और आज आप इस तरह की बातें कर रहे हैं संजय जी। पल्लवी जी, दूसरी लहर जब आई तो इतना इत्तेफाक हमें को इतना नहीं था किसी भी को भी ये दूसरी लहर इतनी भयानक है ना। कोविड ये कोई भी अगर त्रासदी आती है, अगर कोई प्रकृति को कुछ चेंज आता है तो ये पहले से जानकारी नहीं होती है, लेकिन इसको निपटने के लिए पूरे अच्छे से कदम लिए जा रहे हैं। हर एक चीज उस चीज का प्रयोग किया जा रहा है जिसमें हर एक देशवासी की जान बचाई जा सके, चाहे वो देश की सेना हो, चाहे देश का पड़ोसी हो। हम हर एक वो चीज करेंगे जिससे हर एक देशवासी की जान बचाई जा सके। ठीक है, केवल ढींगरा जी बताइए। देखिए, बात ये है कि ये बातों से भाग लेते हैं। मैं अभी भी इनसे पूछा कितने एम्स बनाए, कितने पीजीआई बनाए, तो 0, ना कोई एम्स बनाया ना कोई पीजीआई बनाया। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के हॉस्पिटल ज्यों के त्यों हैं, जितने पहले थे उतने ही आज है। और ये अभी पिछले दिनों मोदी जी ने और भाजपा के लोगों ने और इनके जो सेल्स हैं उन्होंने बहुत बड़ा प्रचार किया था कि मोदी जी सब कुछ ठीक कर देंगे। ये जनवरी से लेके और मार्च तक चलता रहा कि इतने लोग जो हैं हम लोगों ने ठीक किए, इतने लोगों के लिए काम किया। मुझे तो ऐसा समझ नहीं आया कि कितना ऐसा काम किया जो ऑलरेडी डॉक्टर्स ने हमारे काम किया। वो एम्स जो थे नेहरू जी के टाइम के लगे हुए हैं, पीजीआई जो है वो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे बने हुए हैं, राजीव गांधी जी के टाइम के बने हुए हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि भाजपा हरियाणा के जो अभी 7 साल से सत्ता में है, कोई एम्स बनाया हो नया, कोई पीजीआई बनाया हो, कोई इस मामले में कोई हेल्थ के मामले में कोई काम किया हो, कोई बजट में प्रावधान ही रखा हो, कोई इस तरह से कोई काम सोचा हो। हम और आपको कितनी डिबेट्स कर चुके हैं, हमने आज तक कभी ये नहीं देखा कि कोई सड़क में निर्माण ज्यादा कर दिया हो, कोई एजुकेशन में बहुत बढ़िया काम कर दिया हो। हर एक चीज बेचने में तो लगे हुए हैं, कोई चीज निर्माण करने के लिए पीएसयू कोई बनाया हो इन्होंने 7 साल के अंदर, तो वो बताएं। अभी तो मैं एम्स और पीजीआई पूछ रहा था ना, तो देखिए ट्रेनें बिक रही हैं, हमारे एयरपोर्ट बिक रहे हैं, हमारे सारे सिस्टम को बेचने का ठेका तो इन्होंने ले लिया, लेकिन इसको बनाने के लिए कौन सा? आज किसानों की मंडियां बंद करी जा रही है, किसानों की जो मंडियों की जो जमीनें हैं कल को उनको बेचने का कार्यक्रम शुरू करेंगे, स्कूलों को बेचने का कार्यक्रम पीपीपी मोड पे शुरू कर रहे हैं, आप बिजली को प्राइवेटाइज करने की बात कर रहे हैं। मैं आपसे इनसे सिर्फ मेरा बड़ा निवेदन है, बड़ा सच्चा सिर्फ निवेदन है कि आप लोगों ने इस तरफ कौन सा ऐसा काम किया सिवाय राम मंदिर, सिवाय एक देश को आपस में बरगलाने भुलाने, सिवाय एक देश को भड़काने के सिवाय और आपके खिलाफ काम क्या किया? अगर देश के निर्माण में कोई काम किया होता तो आप ये बताइए कि वो लोगों को समझ में आ रही होती। आप लोगों ने सारे देश का पट्टा बिठाने में जो 7 साल में काम किया, उसी वजह से मैं कहना चाहती हूँ वो शायद खिलाफ नहीं है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि इन मुद्दों के अलावा भी हम और मुद्दों पर ध्यान देते तो बेहतर रहता। खिलाफ कोई नहीं है, सेना के खिलाफ, राम मंदिर के खिलाफ कोई नहीं है सर, बस और मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाता तो शायद हम इस स्थिति में नहीं पहुंचते। एक बात मैं आपको कहना चाहूंगी ढींगरा साहब, अभी मैं सवाल कर लूंगी तो कल डॉली शर्मा जी चिढ़ गई थी, कहीं अभी मुझे डर है कि कहीं आप ना चिढ़ जाएं। अभी बात वही है ना सर, मैं मान लेती हूं कि केंद्र सरकार ने समय रहते अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, 100 कमियां रखी, राज्य सरकारें तो अलर्ट पर रह लेती ना। राज्य सरकारों को कौन सी रैली में जाना था, महाराष्ट्र की सरकार को कौन सा चुनाव लड़ना था जो वो अलर्ट पे नहीं रह पाए, राज्य सरकारें भी अपनी भूमिका निभा लेती। बात यह है कि सब ही यहां लापरवाह हो गए, सरकारों से लेकर आम जनता, सबने ये गलती कर ली, ये सोच लिया कि कोरोना जा चुका है हमारे देश से, ये गलती सबकी है। तो मैं तो बार बार यही कहती हूँ, जब गलती सबने की है तो अब मिलकर ही सबको लड़ना होगा, तू मैं करके हम क्या कर लेंगे, बताइए ढींगरा साहब। पल्लवी जी, बात आपकी बिल्कुल सही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन क्या कांग्रेस की जेब में है? इलेक्शन कमीशन जो सरकार के एक सेकंड में बताता हूँ ना, मैं उस पर भी आ रहा हूँ, आप मेरे को पता है वही सवाल पूछेंगी। मैं ये करना चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन के बाद जो है वो सबसे पहले सभी लोगों को, सरकारों को बुलाता है, सभी लोगों को बुलाया जाता है, उसमें भाजपा भी होती है, उसमें दूसरी पार्टियां भी होती हैं, उनसे ये बात पूछी जाती है
तो हमारी जो सरकार है वो क्यों अक्षम रही, क्यों नहीं बता पाई कि कोरोना को जो है प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम जो है अभी चुनाव को जो है स्थगित कर सकते हैं, आपदा काल के अंदर ले सकते हैं। देखिए चुनाव का एक टाइम तय होता है, चुनाव जो है वो 5 साल के अंदर होना तय होता है, उसकी 6 महीने की अवधि ज्यादा इलेक्शन कमीशन इंक्रीज कर सकता है, उसके बाद सरकारों की मर्जी होती है अगर किसी को इंक्रीज करना हो। तो हमारी जो प्रधानमंत्री है, जो हमारे होम मिनिस्टर है, उनकी ये राय क्यों नहीं थी कि इस इलेक्शन को मुलतवी किया जाए? वो तो खुद करने में इंटरेस्टेड थे, वो खुद कुंभ में इंटरेस्टेड थे, वो खुद हिंदू मुस्लिम में काम करते थे, उनको ये मजा आ रहा था इस बात से, उनको कोई लेना देना नहीं था। आपको याद होगा जब पिछले साल के अंदर जो कोरोना आया था, उससे पहले ट्रंप को बुलाने में प्रधानमंत्री जी लगे हुए थे, उस समय मध्य प्रदेश का चुनाव कराने में प्रधानमंत्री लगे हुए थे, उसको एमपी सरकार को तोड़ने में प्रधानमंत्री जी लगे हुए थे, एमएलए की खरीद करने में लगे हुए थे। आपको सब याद होगा। मैं इनसे फिर पूछता हूं कि उस समय ये क्या काम कर रहे थे, और इस साल इन्होंने फिर गलती करी, इस साल कुंभ को इजाजत इन्होंने दी, इस साल इन्होंने सभी लोगों को फिर दोबारा से इजाजत दी, क्योंकि इनको मालूम था कि इलेक्शन करवाने जरूरी है, सीट को पकड़ना जरूरी है, ममता बनर्जी के ऊपर टीका टिप्पणी करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, सभी को हराना बड़ा जरूरी है, और अपने आप को सीट को पकड़ के कुर्सी को पकड़ना बड़ा जरूरी है, लेकिन लोगों की जान जरूरी नहीं है। ठीक है सर, सबसे बड़ी बात तो ये कि पूरे देश में इस समय हालात खराब है, कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहां पर हालात खराब ना हो कोरोना को लेकर। दूसरी बात यह है सर, सबसे ज्यादा जिन स्टेट में हालात खराब हैं वो पहले नंबर पर महाराष्ट्र आता है, दूसरे नंबर पर केरल आता है। अब महाराष्ट्र में ना तो कुंभ हो रहा था, महाराष्ट्र में ना तो यहाँ पर हम कह दें कि चुनाव हो रहा था, तो वो भी नहीं हो रहा था, और ना ही महाराष्ट्र की सरकार को गिराने की तैयारी चल रही थी, तो भी वहां पर हालात खराब हो गए। तो ये बड़ी बात है कि कुंभ जिस राज्य में हो रहा था वहां से अभी उतने हालात खराब निकल के सामने नहीं आए। चलिए संजय जी से जवाब ले लेते हैं इसका। बताइए संजय आहूजा जी। आ रही हूँ ढींगरा जी, एक बार जवाब ले लूं मैं संजय जी से। पल्लवी जी, मैं ये कहता हूँ विषय से हटकर बात काट ली जाए। कोरोना की बात हो रही है, क्या इलेक्शन कमीशन कांग्रेस की जेब में रहता था? हमें यह बात कहते हुए 10 बार सोचनी चाहिए कि ये देश के संविधान के खिलाफ है कि प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर इसके ऊपर कह सकते थे। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंट चुनाव कराने की प्रक्रिया है, तो इस चीज के ऊपर हमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहिए। पहली बात, जनता के विश्वास को मत खोए। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि तैयारियां मैं बताऊं, हमने अपग्रेड किए हैं हॉस्पिटल। नए बनाने का और उसको अपग्रेड करने में बहुत फर्क है। नए बनाने में उतना समय, ज्यादा समय लगता है। हमने जो 100 बेड के थे, हमने 300 बेड के वो अपने अपग्रेड किए हैं हॉस्पिटल। हरियाणा में ये, पंचकुला में, रोहतक में, गुरुग्राम में ऐसे कितने हॉस्पिटल हैं जो हमने अपग्रेड किए हैं, सरकारी हॉस्पिटल। और नए हॉस्पिटल कितने प्राइवेट हॉस्पिटल हमने हरियाणा में बनाए, और ऐसे ही पूरे देश में बने हैं। और ये जो महामारी आई है तो पूरी दुनिया में आई है, अकेले हिंदुस्तान में नहीं आई है। और ये इतनी, जो जैसा आपने कहा कि इतनी भयानक स्थिति हो जाएगी दूसरे साल में, इतनी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ठीक है, हम इसके, चाहे सरकार हो, चाहे विपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, चाहे पब्लिक हो, सब अपना फ्री हो गए थे कि इसमें अब ये स्थिति नहीं रहेगी। लेकिन फ्री हो गए थे, मैं वही कह रही हूँ सर, कि सब फ्री हो गए थे और उसी का नतीजा अब हम भुगत रहे हैं। सर समय की कमी है, एक और मैं लास्ट कमेंट ले लेती हूँ ढींगरा साहब से। वाकई में समय की बहुत कमी है। बताइए ढींगरा साहब, जल्दी से सर आप अपना जवाब दे दीजिएगा। पल्लवी जी, 800 करोड़ की पूरे वर्ल्ड के अंदर जनसंख्या है, और आईसीएमआर की रिपोर्ट कहती है कि सभी लोगों को कोरोना करीबन होगा। तो इसकी व्यवस्था क्यों सरकार ने नहीं की? 135 करोड़ का हमारा देश है। इन्होंने जब मेडिसिन आनी थी तो इन्होंने कहा था कि जो आप अंदर रहिए, पूरा साल लोग घरों के अंदर बंद रहे। जब इनको मालूम था कि पूरे लोगों को कोरोना की बीमारी जो है वो अंदर आएगी, उसके अंदर आईसीएमआर की रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा, ये बात ये कह रहे हैं कि पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को, ये बात संजय आहूजा जी भी कह रहे हैं कि महामारी पूरे वर्ल्ड के अंदर आई है। तो मैं भी ये पूछना चाह रहा हूं कि जब 800 करोड़ की जनसंख्या को जब कोरोना होगा, तो इन्होंने ये कैसे सोच लिया कि अगले साल के लिए सेकंड वेव नहीं आएगी?
जब इनको डॉक्टरी रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए था, उसके ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। वही बात बार बार सामने निकल कर आ रही है सर कि तमाम रिपोर्ट्स को यहाँ पर नजरअंदाज कर दिया गया, सब लापरवाह हो गए और उसी लापरवाही का नतीजा इस समय हम भुगत रहे हैं। अब बात बस यहाँ पर यह है कि आपस में लड़ने से बेहतर रहेगा, और अभी कमियां और खामियां आप गिना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सरकार खुद को इंप्रूव कर पाएगी इन्हीं के इन कमियों और खामियों के बदौलत ही, लेकिन जब तक मिलकर नहीं लड़ेंगे इस महामारी को हरा नहीं पाएंगे। सर समय की कमी है इसलिए मैं रोक रही हूँ। आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी इतने अहम मसले पर चर्चा करने के लिए। आप दोनों हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि लगातार देश में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच कई तस्वीरें ऐसे सामने आ रही हैं जो झकझोर कर रख देने वाली हैं। खैर उम्मीद हम यही करते हैं कि ये वक्त जल्द निकल जाए। इसी के साथ खबरनामा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरनामा, खबर से असर तक।